वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 115 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 117 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? देखिए, जो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्ति नगर में स्थित है, और यह विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है, और यह विद्युत केंद्र 1977 में स्थापित किया गया था, और यूपी के एग्जाम में कई बार प्रश्न किया है इससे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित में से कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला ये प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न इस पैटर्न पर इस बार जो आरओ की परीक्षा हुई थी बहुत पूछे गए प्रश्न कथन कारण वाले। तो कथन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब उत्तर को जिस प्रकार से देना है, कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की व्याख्या करता है, दोनों सही है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। गलत तो कोई लग नहीं रहा इनमें से। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट उस समय उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, तो ये भी ठीक है। लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों ठीक है लेकिन ठीक है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, इसलिए जो आंसर दिया जाएगा वो बी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश था वो भी सारा। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं, नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मिसमैच को पहचानिए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, तलैया बांध कोनार नदी पर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर ठीक है, गांधी सागर चंबल नदी पर ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ठीक है, तलैया बांध कोनार नदी ये गलत है, बी वाला गलत है। क्योंकि तलैया बांध जो है वो झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर, कोनार नदी पर नहीं है। कोनार नदी पर है कोनार बांध, जो झारखंड के हजारीबाग जिले में है। तो तलैया भी झारखंड में, कोनार बांध भी झारखंड में, एक झारखंड के हजारीबाग में और दूसरा झारखंड के कोडरमा जिले में। तलैया बराकर नदी पर और कोनार बांध जो है कोनार नदी पर। बाकी सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची में, ए है इसका आंसर। तो केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची में स्थित है। 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था ये। और यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन और फसल संरक्षण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6
प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कौन सा होता है? प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है नीला। ए है इसका आंसर, ब्लू कलर का। ठीक है, तो प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, और आधार बीज के थैले जो होते हैं वो सफेद रंग के, और प्रजनक बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? देवदार के वृक्ष, बी है इसका आंसर। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हरि के बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, चेनाब सतलज, व्यास सतलज। हरि के बैराज ब्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो होता है हरि के बैराज के निकट व्यास और सतलज नदी के संगम से, और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो डी आंसर है, ब्यास नदी और सतलज नदी। कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पर, डी है इसका आंसर। कालागढ़ डैम का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर और इसकी लंबाई है 715 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, रिहंद बांध जो है वो सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और रिहंद एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है, तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, रिहंद नदी उस पर है। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए, रिहंद बांध जो है सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर बना हुआ है, और सोन नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी? सोन नदी की। सोन किसकी? गंगा की। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है ये। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों द्वारा होती है। आसान सा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। देखिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति जो होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारत के कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है। ब्लू कार्बन क्या है? वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वन जैव मात्रा यानी बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक प्रणालियों द्वारा प्रगहित यानी संग्रहित कार्बन। क्या है ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक प्रणालियों द्वारा प्रगहित कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन है। मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदानों के तटीय पारिस्थितिक तंत्र में सदियों से वनस्पति और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जमा कार्बन के बड़े भंडार हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन का अनुक्रम और भंडारण करते हैं, जिसे अक्सर ब्लू कार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। टुंडा पारिस्थितिक तंत्र डैश का एक उदाहरण है। सूक्ष्म जैविक, समुद्री क्षेत्र, वृक्ष रहित क्षेत्र, उपरोक्त विकल्पों में से सभी। टुंडा पारिस्थितिक तंत्र वृक्ष रहित क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो यहाँ आएगा सी।
देखिए टुंड्रा जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे फसल वायु में से एक है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और साथ ही उप अंटार्कटिक द्वीप में। ये पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक ठंड वाले वृक्ष विहीन क्षेत्र है। यहाँ वर्षा कम होती है और उपमृदा स्थायी रूप से जमी हुई है। टुंड्रा एक वृक्ष विहीन विस्तार है जो सेज और हीथ के समुदायों के साथ साथ बौनी झाड़ियों को भी सहारा देता है। चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। सी है इसका आंसर। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है और सोन गंगा की सहायक नदी है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो विकल्प में दी गई नदियों में जो गंगा है, सोन है, वो गंगा की सहायक नदी है। केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं और यमुना गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? टर्शरी। देखिए भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति जो है वो टर्शरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ये पूछता है एग्जाम में, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत यानी हमेशा से जो परंपरा चलाई आ रही है ऊर्जा उत्पन्न करने की, वो एक दिन खत्म हो जाएगी, जैसे कोयला अनादिकाल से, तो इसका परंपरागत स्रोत है ये ऊर्जा का। ताप विद्युत भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, यानी ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको बचाए रखने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जरूरी है, यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जरूरी है, जैसे कि भूतापी ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अब ये परंपरागत पूछ रहा तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जो खत्म हो जाएंगे एक दिन, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोमास, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ये मैच वैच करने के लिए, मिक्स विक्स करके दे देगा अलग अलग छांटने के लिए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयला, कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है इसमें। देखिए एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है, इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है। कठोर कोयला है ये, भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के रियायती जिलों में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कथन कारण वाला एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन है कुछ, कारण है कुछ, दोनों सही होंगे, सही व्याख्या करेगा तो ए स्टेटमेंट होगा, दोनों सही होंगे, व्याख्या नहीं करेगा तो बी होगा। इनमें से कोई सही और गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है क्योंकि वाणिज्यिक प्रयोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। देखिए पहले स्टेटमेंट की दूसरा वाला तो व्याख्या कर ही नहीं रहा, लेकिन सही है क्या कोई? कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, ठीक है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है? बिटुमिनस कोयला ही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है कोई, इसलिए बी है इसका आंसर।
देखिए, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सबसे लोकप्रिय कोयला है, तो दोनों सही हो गए। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है? भारत में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है। तमिलनाडु, तो आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु के नेवेली में। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री का प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? यह मनसबदारी व्यवस्था तो अकबर की है, लेकिन आंसर यहाँ पर अकबर नहीं है। ये पूछ रहा है मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा, यानी एक व्यवस्था में एक और प्रथा। इसका उत्तर है जहांगीर। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है 1575 में की थी अकबर ने। मनसबदार के साथ 1594-95 में सवार का पद भी जुड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था की, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्ण देवराय। सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की देवराय द्वितीय ने। डी है इसका आंसर। ठीक है, सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो देवराय द्वितीय विजयनगर के संगम वंश का महानतम शासक। इसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा बहमनियों की बराबरी करने के लिए सेना में मुसलमानों को भर्ती करने की प्रथा प्रारंभ की और उन्हें जागीरें भी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आइन ए दहसाला पद्धति की शुरुआत हुई? आइन ए दहसाला पद्धति की शुरुआत हुई अकबर के शासनकाल में, तो बी है इसका आंसर। देखिए, आइन ए दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। आइन ए दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल काल में किस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी? चचर भूमि, पोलज भूमि, बंजर भूमि, परती भूमि। ये इंपॉर्टेंट है, ये भूमियां मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो नियमित रूप से जिस भूमि पर खेती की जाती थी वो थी पोलज भूमि। ठीक है। देखिए, आइन ए दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज भूमि, यह ऐसी भूमि थी जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। एक पड़ती भूमि थी। यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 से 3 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती थी। 1 या 2 वर्ष के लिए पड़ती छोड़ दी जाती थी। एक चाचर भूमि थी, ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक कोई खेती नहीं की जाती थी। और बच गई बंजर भूमि, तो निकृष्ट कोटि की भूमि बंजर है, वो तो कुछ भी नहीं उगा सकती थी, जिसे लगभग 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया गया हो, ऐसी भूमि बंजर भूमि। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लगान जो है ना, लगान खेती के लिए प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था। ठीक है, यानी सर्वाधिक लगान जो होगा वो पोलज भूमि पर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 अंतिम प्रश्न है हिस्ट्री का इसमें और इस टेस्ट का। काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, सातवाहन, हर्यक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग वंश। काला अशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, एक शासक था जो शिशुनाग वंश का था। काला अशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक शासक शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी था।
तो 20 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के, मतलब 5 प्रश्न इसमें हिस्ट्री के थे, मेनली इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी थी। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में भी और आरओ में भी। धन्यवाद।